नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2024 के चुनाव से पहले एक नया नारा लेकर आए। ये नारा है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस नारे के पीछे अखिलेश यादव की सोच सोशल इंजीनियरिंग करके 2024 के चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल करने की है। उनकी जो सोच है और उनका जो फार्मूला है वो अपनी जगह सही है। प्रदेश में पिछड़ों की संख्या, अल्पसंख्यकों की और दलितों की ये पर्याप्त संख्या में। इस फार्मूले से स्पष्ट है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन पर समाजवादी पार्टी का फोकस है। अल्पसंख्यक और पिछड़ों में यादव पहले से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और उनके कारण अच्छे परिणाम भी समाजवादी पार्टी को मिले हैं। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव हमेशा करते रहे। जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक में गए या उसके बाहर, उन्होंने हमेशा कहा कि हम पीडीए की बात करें। पीडीए की उन्होंने कई बार परिभाषा भी की, लेकिन अब उनका ये पीडीए पिछड़ों के ही चक्रव्यूह में फंस गया है। पिछड़ों को साधते साधते अखिलेश यादव की सारी रणनीति इन पिछड़ों के चक्रव्यूह में उलझ गई। मामला है हाल के राज्यसभा चुनाव का। राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 10 सीटें रिक्त हुई हैं। 10 लोगों को राज्यसभा जाना। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि अगर सुगम ढंग से चुनाव होगा और तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें पर प्रत्याशी खड़े करेगी और 7 उसके जीत जाएंगे। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ी करेगी और तीनों जीत जाएंगे, ये माना जा रहा था। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी घोषित कर दिए, नामांकन करा दिए। समाजवादी पार्टी ने जो 3 प्रत्याशी घोषित किए उसमें जया बच्चन को एक बार फिर रिपीट किया गया। दूसरे दलित नेता जो ब्रज क्षेत्र के हैं, आगरा के, रामजी लाल सुमन, उनका नामांकन कराया गया। तीसरे प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी ने पूर्व नौकरशाह मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन का नामांकन कराया। ये 3 नाम घोषित होने के साथ ही समाजवादी पार्टी में विरोध के स्वर उभरने लगे। सबसे पहला विरोध समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी, जिनके सहयोग से वो विधायक भी बनी हैं, अपना दल कबीराबादी की पल्लवी पटेल ने किया। पल्लवी पटेल ने सवाल उठाया कि जो नाम घोषित हुए हैं इसमें पीडीए फार्मूले की उपेक्षा की गई, यानी कि इसमें पिछड़ों को महत्व नहीं दिया गया। सबसे पहली आवाज उन्होंने उठाई और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो इन प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो 2 प्रत्याशी हैं, जया बच्चन और आलोक रंजन, ये पिछड़े समाज से नहीं आते। दोनों जनरल कैटेगरी में हैं, कायस्थ जाति से आते हैं दोनों। और रामजी लाल सुमन जरूर वो दलित से, सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, उनके नाम पर कोई विवाद समाजवादी पार्टी में नहीं। लेकिन इन दोनों नामों पर विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा हो गया कि समाजवादी पार्टी के भीतर से जब विरोध के स्वर उभरने लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उचित मौका देखते हुए एक 8वें प्रत्याशी का भी नामांकन करा दिया और ये 8वें प्रत्याशी हैं संजय सेठ। संजय सेठ इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन पूर्व में ये भी समाजवादी पार्टी में ही थे। संजय सेठ समाजवादी पार्टी के बड़े चहेते नेता थे। एक समय संजय सेठ समाजवादी पार्टी में कोषाध्यक्ष भी थे। उनको पहली बार राज्यसभा में
समाजवादी पार्टी ने ही भेजा था। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उन्होंने राज्यसभा की सीट से त्यागपत्र दे दिया था। संजय सेठ वही हैं जिनका नाम एक बार समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद की नामित होने वाली सीटों के लिए भेजा था। तब तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी ने उनके नाम पर सहमति देने से मना कर दिया था, स्वीकृति नहीं दी थी और उस नाम को वापस कर दिया था। उनके स्थान पर फिर समाजवादी पार्टी को दूसरा नाम भेजना पड़ा था। लेकिन वही संजय सेठ अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और उन्होंने नामांकन कर दिया। इस नामांकन के बाद ही समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया कि समाजवादी पार्टी अब अपने तीनों प्रत्याशियों को कैसे जिताएगी, क्योंकि संजय सेठ बड़े पूंजीपति भी हैं और भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही चिंतनीय हो गया है। समाजवादी पार्टी में जो पिछड़ों का मनोबल है वो इन टिकटों की घोषणा से गिरा भी। यही वजह है कि अब कुछ और विधायक भी समाजवादी पार्टी में विरोध के स्वर दबी जबान से बोलने लगे। इसमें अभी नाम चर्चा में आया है कल से कि इंद्रजीत सरोज, जो कि वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, एक समय बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, सरकार में मंत्री भी रहे थे, बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी के खास माने जाते थे, वो भी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। उनके भी विरोध के स्वर माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और उनके साथ भी 4-5 विधायक हैं। अगर ये बगावत इसी तरह से बढ़ी तो समाजवादी पार्टी के लिए अपना तीसरा प्रत्याशी जिताना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव इस प्रयास में हैं कि वो किसी भी तरह से अपने विधायकों को जोड़कर रखें और उनका भी कोशिश ये है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो 9 विधायक हैं उसमें कम से कम 4 विधायक उनके संपर्क में हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो 4 विधायक हैं वो उन्हीं के द्वारा टिकट दिलवाए गए वो विधायक हैं जिनको राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया था। तो वो अपनी रणनीति बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी रणनीति बन रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस राज्यसभा चुनाव के कारण अखिलेश यादव का पीडीए चक्रव्यूह में फंस गया। अब इस चक्रव्यूह से वो कैसे निकालेंगे अपने पीडीए को, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक नया संकट तो समाजवादी पार्टी के सामने खड़ा हो ही गया है, वो भी उस समय जब लोकसभा चुनाव एकदम सिर पर है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक तरीके से अपनी तैयारियां करने में जुटी हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या नए समीकरण बनेंगे, क्या बिगड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी राज्यसभा चुनाव के बाद। और राज्यसभा चुनाव के बाद ये भी हो सकता है कुछ नेताओं का दल बदल भी हो, कुछ नए नेता दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। देखते हैं क्या होता है राज्यसभा चुनाव। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।